गुड मॉर्निंग आप लोगों को। एक बार फिर उपस्थित हो गए हैं अगले टॉपिक के लिए। अपेक्षा कर रहे हैं कि जाकर के जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो जा रहा है उसको कंप्लीटली उसको नोट्स के रूप में तैयार करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। हो सकता है बीच में कोई दिन हम जस्ट कुछ क्वेश्चन दे करके टेस्ट भी ले सकते हैं, तो इसलिए या कुछ क्वेश्चन आपको भेज करके उसका जवाब भी लेंगे, या जस्ट कुछ 2-4 दिन में ही लाइव क्लास का सारा अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसमें जाकर के भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए पूरा स्टडी थोड़ा करिए बढ़िया से जम करके, खासकर इस चैप्टर का। तो जो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो इसको तो स्टडी करिए। बीच में भी कभी भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है कि आपको जवाब देना चाहिए। तत्कालिक हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि हम लोग अगले दिन देखेंगे फैराडे के लॉ का एप्लीकेशन देखने के बाद कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, तब हम लोग न्यूमेरिकल पर लौटेंगे। तो आज भर देखते हैं फैराडे के नियम का अनुप्रयोग। Applications of Faraday's law. फैराडे के नियम का अनुप्रयोग निम्नांकित अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। पहला नंबर, इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी वैद्युत धातु कर्म में तो वैद्युत धातु कर्म क्या है? तो ऑलरेडी यहां पर हम लोग ये जाने वैद्युत धातु कर्म। पहले धातु कर्म किसको कहते हैं? तो किसी भी धातु के अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग धातु कर्म। जो आप 10th में पढ़े थे कि अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, वहां देखे होंगे आप लोहा का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, जस्ता का और कॉपर का। फिर यहां भी देखना है हमको, आगे एक चैप्टर पढ़ना है धातु कर्म से संबंधित, तो वहां पर जाके हमको उसको देखना है। उसी में इसका इस्तेमाल करते हैं कि कैसे जाके इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड अर्थात फैराडे का लॉ का उपयोग करके धातु प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त होगा, इसकी जानकारी हम लोग देखें। अधिकांश क्रियाशील धातु ब्रैकेट में ग्रुप फर्स्ट ए
ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप फर्स्ट ए तथा ग्रुप सेकेंड ए जो आवर्त सारणी पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल के धातु, एल्यूमिनियम इत्यादि का निष्कर्षण उसके अयस्कों से वैद्युत अपघटन के द्वारा कराया जाता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत धातु कर्म कहा जाता है। इस विधि के दौरान फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। अर्थात यहां करेंगे क्या, तो जिस अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे उसका वैद्युत अपघटन कराएंगे, जो पीछे भी हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल में, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एस्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, जितना भी धातु है, बेरिलियम वगैरह सब का जो निष्कर्षण है इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में उन सभी धातुओं के अयस्क का मोल्टेन स्टेट लिया जाता है, पिघला अवस्था, द्रवित अवस्था, जलीय घोल नहीं लिया जाता है। पीछे क्वेश्चन भी एक लिखाए थे कि क्रियाशील धातु का निष्कर्षण उसके जलीय घोल के द्वारा नहीं कराया जाता है, उसके पिघले अवस्था के द्वारा कराया जाता है। इसलिए पिघले अवस्था का इस्तेमाल करके और उसके बाद तब फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। तो उसी मेथड का यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद शुद्ध धातु माने धातु हमको प्राप्त होता है। अयस्क के द्रवित अवस्था से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धातु मुक्त होता है। जैसे आपने देखा होगा MgBr2 है, मोल्टेन है, द्रवित। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो Mg+2 2Br-1 प्राप्त हो रहा था। 2Br-1 Br2+2 इलेक्ट्रॉन एट एनोड, और फिर Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg के रूप में जमा होगा एट कैथोड। तो ये वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल पीछे देख चुके हैं। उसके बाद
यहां पर जाकर के जो है कि हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके वहां देखे बताए थे कि एनोड प्लेट पर जो है ऋण आयन जमा होगा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और धनायन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर। यही धातु जमा हो रहा है कैथोड प्लेट पर, और इसी प्रक्रिया के द्वारा सभी क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिसको हम लोग वैद्युत धातु कर्म बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें कि वैद्युत धातु कर्म में फैराडे का नियम का उपयोग किया जाता है। कभी कभार पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, सब क्वेश्चन को कह देगा फैराडे के वैद्युत अपघटन के किन्हीं दो अनुप्रयोग का नाम बताएं या चर्च उसका व्याख्या करें, तो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर, वैद्युत शोधन में इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बहुत सारे धातुओं का शुद्धिकरण भी वैद्युत अपघटन के द्वारा कराया जाता है। इस विधि को वैद्युत शोधन विधि कहा जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड लेकर उस धातु के किसी यौगिक के घोल का वैद्युत अपघट्य बनाया जाता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड प्लेट पर जमा होता है। मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस प्लस, यहां इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो ये है शुद्ध धातु का कैथोड।
और ये है अशुद्ध धातु का एनोड। और ये है धातु के किसी यौगिक का वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो इस प्रकार से शुद्ध धातु का प्लेट कैथोड के रूप में लिया गया, अशुद्ध धातु का प्लेट एनोड के रूप में, और धातु के किसी यौगिक का घोल जो है विद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाता है। तब जाके विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो यहां से, जैसे मान लीजिए हमको यहां पर जस्ता का शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो जस्ता के यौगिक का घोल लेंगे तो ये जस्ता के यौगिक यहाँ टूटेगा और टूट करके वो शुद्ध जस्ता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जस्ता के यौगिक के लिए सपोज कीजिए ZnCl2, तो ये तो टूटेगा ना भाई, 2Cl के रूप में टूटेगा। अब ये Zn+2 ऐसा तो कर सकता है ना एट कैथोड प्लेट, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि धनायन कहाँ जमा होता है, कैथोड प्लेट पर। तो कैथोड प्लेट पर जस्ता यहाँ जमा होगा यहाँ से निकल करके, तो यहाँ जो वैकेंट स्पेस क्लोरीन के लिए साथ जो रिएक्शन करने के लिए जो बचा रहेगा, तो इसका जगह भरने के लिए यहाँ से जस्ता इसमें घुसेगा। मतलब प्लेट का जस्ता इसमें, घोल का जस्ता इस पर, तो ये प्लेट धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और ये प्लेट गल करके पतला होकर खत्म हो जाएगा। बाकी जो अशुद्धियां होगा यहाँ नीचे जमा हो जाएगा, जो इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे उस मेथड में, माने उस चैप्टर में। यहाँ इसको कहते हैं अशुद्धियों को एनोड मड। जो गंदगी है, जो अशुद्धियां हैं, वो एनोड मड के रूप में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। क्रियाशील धातु का तो शुद्धिकरण होगा ही, इसके अलावा जस्ता वगैरह सबका जो है कि शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दो मेथड हम लोग देखे, दो जगह इस्तेमाल किए। अब हम लोग तीसरा चीज देखते हैं। नंबर 3, इन या हम लोग फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के आयतन का निर्धारण। फैराडे सहायता से वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले गैस का आयतन भी निर्धारित किया जाता है। तो पहले क्या होगा, W = ZIT के सहायता से
सर्वप्रथम गैस का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। तो चूंकि W = ZIT ये हम लोग जान रहे हैं, या A/NF इंटू IT, A/N को E भी दिखलाते हैं, EIT बटे F 96,500। तो इस फॉर्मूला से पहले W निकाल लिया, तब गैस का मोल की संख्या का निर्धारण किया जाता है। मतलब N = W/M से। तब फिर चूंकि at NTP या STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन हम लोग जान रहे हैं 22.4 लीटर अथवा 22,400 ml होता है। इसलिए N मोल का आयतन कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, N गुना 22.4 लीटर या N गुना 22,400 ml। अब N का मान जो भी हो जाए, तो ये V का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से तीसरा एप्लीकेशन देखें कि हमको फैराडे का नियम से क्या फायदा हो सकता है। तो फायदा यहाँ पर हो गया, हम गैस का जो है कि आयतन ज्ञात कर सकते हैं। सब सवाल में भेटाएगा। चौथा नंबर, डिटरमाइनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार का निर्धारण। फैराडे के नियम से किसी पदार्थ का समतुल्य भार का निर्धारण भी किया जा सकता है। जो अब जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे, W = ZIT या A/NF इंटू IT, या देखें हम लोग EIT बटे 96,500। यही E से निकाल लेंगे हम लोग, W गुना 96,500 अब बटे IT। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी पदार्थ का समतुल्य भार का निर्धारण करने के लिए कहा जाए तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं समतुल्य भार। या जाकर के फैराडे का सेकेंड लॉ, उसका भी यूज करके हम लोग W1/W2 E1/E2 उसके सहायता से भी हम लोग, ये दो केस है सीरीज में जोड़ा हुआ रहे सेल, तो वहां पर उसका यूज भी करके हम लोग
समतुल्य भार ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद पांचवा, डिटरमाइनेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ करंट विद्युत धारा के क्षमता का निर्धारण भी हम लोग कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा निम्नांकित सूत्र के सहायता से विद्युत धारा के क्षमता का निर्धारण करंट एफिशिएंसी परसेंटेज के रूप में निकलेगा। एक्चुअल करंट बटे करंट इन आमीटर गुना 100%। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके। जो एक्चुअल कितना करंट पास हो गया, आमीटर में कितना करंट दिखलाई पड़ रहा है, दोनों को यहाँ रख करके हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना जाकर उसका करंट एफिशिएंसी, मतलब कितना करंट जो यूज हुआ, 10%, 20%, 90%, 80%, वो यहाँ बताया जा सकता है। छठा नंबर, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैद्युत लेपन में
तो इस विधि से हम लोग क्या देखें कि किसी भी वस्तु पर किसी अन्य धातु का परत या स्तर चढ़ाया जाता है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस विधि में जो है, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, जैसे कोई प्रतिमा वगैरह सब है, कलम वगैरह सब है, या जेवर जेवरात है, कहता सोने का पानी चढ़ाया हुआ, सोने का स्तर चढ़ाया हुआ है, चांदी का पानी चढ़ाया हुआ है, तो वो उस पर स्तर चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का स्तर चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारा जो टावर वगैरह सब बनता है, तो उसमें लोहा का खंभा जो तैयार किया जा रहा है तो वो लोहा का रहता है, लेकिन उस पर क्या होता है, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण के सहायता से लोहा कप को जंग से बचाया जाता है। तो ये मेथड हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक और है लास्ट 7वां नंबर, वैद्युत मुद्रण में। यह पुरानी विधि है। इस विधि के द्वारा वर्ण या अक्षर का छपाई किया जाता था। तो किया जाता था, इसका मतलब है तो वर्तमान में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब से इसका यूज अब नहीं होता है। पहले के जमाने में हुआ करता था कि वैद्युत अपघटन के द्वारा कोई चीज का प्रिंटिंग करने में इसका यूज किया जाता था, तो उसको कहते हैं वैद्युत मुद्रण या इलेक्ट्रो टाइपिंग। अब इसका इस्तेमाल वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इतने सारे मेथड में, इतने सारे प्रोसेस में फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये था एप्लीकेशन। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगला क्लास बोले तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कल तो ईद है, तब पहले एडवांस में आप लोग को ईद मुबारक हो। हम लोग अगले क्लास में जाके जो है कि मिलेंगे, अर्थात फैराडे का न्यूमेरिकल के साथ, मैं फैराडे के लॉ पर जो आधारित जो न्यूमेरिकल होगा उसके साथ पहले न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे, बाकी फिर तब आप लोग बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।